आज का टॉपिक एमए सेमेस्टर 3 के स्पेशल पेपर DSE 1C से है, जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी या भारतीय विदेश नीति का है। हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं भारत और वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अंग्रेजी ग्लोबलाइजेशन है। 20वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में एक ऐसी लहर आई जो कि उदारीकरण की लहर थी, जिसने राष्ट्रीयता और प्रादेशिकता की पहचान को एक तरह से बहुत धूमिल कर दिया। व्यापार, सूचना तथा तकनीकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इससे विश्वव्यापी बाजार और संस्कृति का उदय हुआ। पूरा विश्व एक गांव बन गया, जिसे कि हम भूमंडलीय ग्राम कह सकते हैं। अब जो विश्वव्यापी था वह स्थानीय बन गया और जो स्थानीय था वह विश्वव्यापी बन गया। इसका अर्थ यह है कि विश्व के किसी भी हिस्से में जो घटना घट रही थी उसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर होने लगा और स्थानीय स्तर पर जो बातें हो रही थी उसको विश्वव्यापी रूप में भी देखा जा रहा था। यातायात के साधनों और संचार के माध्यमों में एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन का नतीजा था यह। अब लोग विश्व के किसी भी भाग में जा सकते थे बड़ी सुगमता पूर्वक और किसी भी भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते थे एक उंगली के अपने मोबाइल या कंप्यूटर के बटन द्वारा। स्थानों की दूरियां कम हो गई थी। इससे पूंजी का मुक्त प्रवाह होने लगा, आर्थिक बंधन टूट गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगे। इसने लोगों के जीवन शैली, उनके खान पान, उनकी भाषा और उनके रहन सहन में बहुत परिवर्तन ला दिया। प्रोफेसर एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार भूमंडलीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का गहनीकरण है, जो दूर दूर स्थित आबादियों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ता है कि बहुत दूर पर होने वाली घटनाओं का स्थानीय घटनाओं पर तथा स्थानीय घटनाओं का मीलों दूर पर होने वाली घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। कई आलोचक जो हैं उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण ये सदियों से हमारे यहाँ होती चली आ रही थी। अगर आप देखेंगे तो प्राचीन समय में भी धर्म के फैलाव के लिए दूत भेजे जाते थे। जैसे हमारे देश में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, लेकिन उसका फैलाव श्रीलंका, चीन, जापान, दक्षिण एशियाई देशों में भी देखा जा सकता है। उसी प्रकार प्राचीन समय में भी व्यापार होता था और कई तरह की बातें जो है, जैसे कि आप देखिएगा भारत ब्रिटिश इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी, लेकिन पहले यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती थी और आज जो है इसमें काफी तेजी आ गई है। इसका कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास है। रॉबर्ट ओ क्वेहन तथा जोसेफ नाई जूनियर के विचार में पुराना भूमंडलीकरण दुर्बल व गहन था, जबकि नया भूमंडलीकरण मोटा व विस्तृत है। भूमंडलीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मानवों को अलग थलग समुदायों का सदस्य नहीं समझा जाता, जो बंधे होते हैं, जो संकीर्ण सूत्रों या कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से बंधे होते हैं। अब सभी समुदाय भूमंडलीय विषयों में प्रत्यक्ष जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार इस परिभाषा के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कुछ आपको विशेषताएं दिखाई देंगी या भूमंडलीकरण के 3 आयाम दिखाई देंगे। सबसे पहला सामाजिक या सांस्कृतिक आयाम, दूसरा आर्थिक आयाम और तीसरा राजनीतिक आयाम। सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम जो है उसमें किस प्रकार मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा है।
अब पुरानी व्यवस्थाएं या संस्थाएं सतत रूप में दुर्बल होती जा रही हैं। उनकी जगह नई पहचान उभर रही है जो विशेष रूप में किसी राष्ट्र या समुदाय की धरोहर नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कारों ने लोगों के जीवन के सांस्कृतिक प्रतिमानों को बदल दिया है, जिसके फलस्वरूप अब वे अमेरिकी वस्त्र पहनने लगे हैं, चीनी भोजन करने लगे हैं, फ्रेंच पेयों का पान करने लगे हैं और इंग्लिश पॉप संगीत का आनंद लेने लगे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एक ऐसे समाज की रचना हो रही है जिसकी प्रकृति वैश्विक है और ये स्वदेशी के विपरीत विश्वव्यापी होती चली जा रही है। दूसरा जो आयाम है वो आर्थिक आयाम है। बाजारों, व्यापारिक वस्तुओं तथा विनियोगों के क्षेत्र में भूमंडलीकरण का बहुत स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। इसी के साथ राष्ट्रीय सीमाओं के परे प्रौद्योगिकी, सूचना व विचारों का प्रवाह देखा जा सकता है। भूमंडलीकरण का उदारीकरण से स्वाभाविक मेल है, क्योंकि पूंजी का बहाव हो रहा है तथा दुनिया के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों व निगम अपना जाल फैला रहे हैं। इसी से नए नए पदबंधों की रचना हो रही है, जैसे डिजिफिकेशन व मैकडोनलाइजेशन इत्यादि। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना जाल बिछाती चली जा रही है। घर में बने हुए आलू चिप्स के बदले आज हम इन मल्टीनेशनल या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए चिप्स, जो शायद जिसकी लागत 2 रुपए भी नहीं होती है, हम उसको 20 रुपए में खरीदते हैं और खाते हैं। विदेशी पूंजी का निवेश विश्वव्यापी परिघटना बन चुकी है और गिलपिन के मतानुसार भूमंडलीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। तीसरा जो राजनीतिक आयाम है, राजनीति के क्षेत्र में भूमंडलीकरण का अपना महत्व है, क्योंकि इसने राष्ट्र राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है। 1648 की वेस्टफेलिया की संधियों के समय से चली आ रही है। इसने राज्य की प्रभुसत्ता के बाहरी पक्ष को अंकुशित किया है तथा लोक कल्याणकारी राज्य के अंत की ओर संकेत किया है। यह राज्य का नया प्रतिमान बन रहा है, जो अनेक गैर राज्य अभिकर्ताओं के सहयोग से कार्यरत है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रहार ने राष्ट्र राज्यों की सीमाओं को तोड़ दिया है और लौह आवरण, जो कि प्रचार के माध्यमों पर अंकुश होता था, की स्थिति को असंभव बना दिया है। यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक भूमंडलीकरण अधिक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की रचना कर सकता है। अब हम राष्ट्र सीमाओं से, जो राजनीतिक सीमाएं थीं, उससे बाहर निकल करके एक विश्व राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भूमंडलीकरण की विशेषताओं को इस प्रकार देख सकते हैं। पहला, प्रादेशिक दूरियों व सीमाओं के होते हुए समकालीन विश्व में अनेक नए विकास हो रहे हैं, जो इस नई परिघटना के परिचायक हैं। दूसरा, लोगों के जीवन में नए सांस्कृतिक मूल्यों का संचार हो रहा है, जो स्वदेशी की कट्टरता को नकारता है। तीसरा, पूंजी का मुक्त प्रवाह हो रहा है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में अपना व्यापारिक जाल फैला रही हैं। चौथा, आर्थिक क्षेत्र मुक्त हो रहा है और बाजार खुलते जा रहे हैं तथा राज्य व बाजार परस्पर मित्र होते जा रहे हैं। पांचवा, राज्य की प्रभुसत्ता का अंत नहीं हुआ है, किंतु वह काफी हद तक अंकुशित हो गया है। छठा, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण लोग विश्व के हर भाग में होने वाली घटनाओं से परिचित होते जा रहे हैं। स्थानीय व मीलों दूर होने वाली घटनाओं पर परस्पर प्रभाव देखा जा सकता है। और सातवीं विशेषता है, वह है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों की अंतर निर्भरता बढ़ती जा रही है। राज्य अब एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान कोविड-19 में भी आप देख सकते हैं कैसे एक बीमारी एक शहर से शुरू होती है और पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लेती है, लेकिन कैसे एक दूसरे राष्ट्र एक दूसरे की मदद करके, जिसमें भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, दवाइयों के माध्यम से हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी को पर अंकुश लगे और मानवता का कल्याण हो सके। भूमंडलीकरण के बारे में भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग इसके समर्थन में रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर बात का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण होता है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि भारत का भूमंडलीकरण से क्या संबंध है या भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है।
भूमंडलीकरण का चूंकि अब जो प्रभाव है वो विश्वव्यापी है और भारत भी इससे बच नहीं सकता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोपीय राज्यों में समाजवादी शासन का अंत हुआ और वहां उदारवादी शासन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। इन सभी देशों के लोगों को मौलिक स्वतंत्रताएं वापस प्रदान की गईं। 1991 में 1991 या 1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी थे और उनके वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इस सरकार ने नेहरू की संरक्षणवादी नीति को त्याग दिया और आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त की। आप अगर याद कीजिएगा तो 1991 में हमारे पास जो वैश्विक मुद्रा थी उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, बहुत कम मुद्रा बची थी हमारे पास और हमें तभी अन्य देशों से सहायता मिलता। विश्व बैंक का ये दबाव था कि हमको उदारीकरण की ओर जाना चाहिए और तब हमने स्थिति के हिसाब से वैसा ही किया, हमने उदारता की नीति को अपनाई। इसलिए भारत में विदेशी पूंजी के निवेश को अनुमति दी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश मिला तथा सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में लगे कठोर प्रतिबंधों को हटा दिया। देश की वामपंथी शक्तियों ने भारत सरकार की इस नीति का बहुत विरोध किया, क्योंकि वामपंथी जो होते हैं वो जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि ये उदारीकरण की नीति से अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारत में आकर के निवेश कर सकती थी, इसका वामपंथियों ने विरोध किया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि भारत सरकार ने अमेरिका व अन्य देशों के पूंजीपतियों के हाथ में देश को गिरवी रख दिया। इससे भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता का अंत हो गया। यह भी कहा गया कि जिस प्रकार इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपने पांव जमाकर देश को गुलाम बना लिया, उसी प्रकार अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करेंगी। प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार, जिसको हम एनडीए की सरकार कहते हैं, इसी मार्ग को चुना। अतः विनिवेश नीति जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी था का क्रियान्वयन चलता रहा वाजपेयी सरकार में भी। सार्वजनिक क्षेत्र की कई उद्योगों में सरकार ने अपने अंश बेच दिए, जिससे उनका निजी क्षेत्र के उद्योगों में परिवर्तन हो गया, निजीकरण हुआ सरकारी कंपनियों का भी कुछ हद तक। भारत एल्यूमिनियम कंपनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार ने कुछ बड़े होटलों को भी बेच दिया। अतः वामपंथी पार्टियों ने यह आरोप लगाया कि सरकारी उद्योगों को सस्ते दर पर बेचकर मंत्रियों ने अवैध तरीके से धन कमाया। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार, प्रधानमंत्री उस समय यूपीए के सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने। ऐसी रणनीति जो उदारीकरण की नीति थी उसको वो त्यागते नहीं, बल्कि उसको उन्होंने बढ़ाया। लेकिन चूंकि उनकी गठबंधन सरकार थी और उन्हें वामपंथियों का सहारा लेना था, इसलिए उसके दबाव में इस उदारीकरण की गति को थोड़ा धीमा करना पड़ा। मनमोहन सिंह जी ने यह सुझाव दिया कि हम विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में सोचें, किंतु स्थानीय हित को देखते हुए कार्य करें। थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, उनका ये उद्देश्य था। मुख्य बात यह है कि भारत की सरकार भूमंडलीकरण के प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती। इसके समर्थकों ने इस नई व्यवस्था के बारे में कुछ प्रबल तर्क दिए। इसके बाद जो मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर बनी, जब दूसरी बार वो जीत करके आए, लेकिन उस बार भी चूंकि गठबंधन की सरकार थी, उदारीकरण की नीति की गति धीमी ही थी। बाद में 2014 में श्री नरेंद्र मोदी, जो कि एनडीए की सरकार बनी, तो उसके प्रधानमंत्री बने। उदारीकरण की नीति को उन्होंने थोड़ा बढ़ाया, लेकिन चूंकि हमारे कुछ जो स्थानीय मुद्दे थे उनको लेकर के उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का नारा दिया कि हम उस नीति को लगभग आप कहिए कि जो पुरानी सरकार की नीति थी उस पर थोड़ा सा उसकी गति बढ़ी, लेकिन फिर भी मेक इंडिया जैसी बातों को कह करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्करेज किया गया उदारीकरण को। लेकिन जो विनिवेश है, जो डिसइन्वेस्टमेंट है सरकारी क्षेत्र के कंपनियों का, वो भी जारी है।
जो भूमंडलीकरण के बारे में जो तर्क दिया गया है कि भारत में भूमंडलीकरण है, उसके पक्ष में जो तर्क है, भारत को सभी विकसित व उन्नतिशील देशों के साथ कार्य करना चाहिए। इस नाते उसे अपनी आर्थिक कूटनीति में बदलाव लाना चाहिए। भूमंडलीकरण की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार को संरचनात्मक तालमेल स्थापित करने चाहिए। दूसरा जो तर्क में पॉइंट है वो है विदेशी पूंजी का विनिवेश भारत के लिए सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। विदेशी तकनीक में प्रवेश से भारत के औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हो सकेगी। तीसरा है विदेशी या बाह्य राष्ट्रीय कंपनियां अपने उद्योगों में भारतीय लोगों को रोजगार देंगी। इससे बेकारी की समस्या का निराकरण होगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। चौथा है देश में उत्पादन बढ़ेगा, इससे निर्यात बढ़ेगा किंतु आयात घटेगा। इससे भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। पांचवा है लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है। इस दिशा में बढ़ती हुई प्रगति हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में सहायक होगी। लेकिन कुछ इसके आलोचक भी हैं जो उदारीकरण का विरोध करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के चंगुल में फंस रहा है, इससे उसकी राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति व आर्थिक नीति को क्रियान्वित नहीं कर सकेगा। दूसरा है विदेशी शक्तियां अपने वित्तीय बल के आधार पर देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। अपने देश की गृह व विदेश नीति पर बाहरी शक्तियों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तीसरा, विदेशी कंपनियां बहुत ऊंचे दर पर अपना माल बेचकर मुनाफाखोरी कर रही हैं। और चौथा, विदेशी कंपनियां देश की छोटी व मध्यम स्तर की कंपनियों को मैदान से हटा देंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स खुल गए हैं तो उससे हमारी छोटी किराना की दुकानों को नुकसान हो रहा है। और आज इस इमरजेंसी, इस संकट की स्थिति में वही छोटे किराना दुकान हमारी सहायतार्थ आ रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से रोजगार का क्षेत्र संकीर्ण हो रहा है। हम कहते हैं कि इनसे रोजगार का सृजन होगा, लेकिन कंप्यूटराइजेशन कहीं न कहीं हमारे रोजगार को कम करने का भी काम कर रहा है। इस प्रकार भूमंडलीकरण की लहर, लेकिन आप भूमंडलीकरण की लहर की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।